Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल की वीडियो में हमने लोक अदालत को स्टार्ट कर दिया था एंड कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट आप मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम जो है स्टार्ट करेंगे दो टॉपिक्स को, फर्दर कंटिन्यू करेंगे लोक अदालत को। यहाँ पे बेसिकली हम परमानेंट लोक अदालत को देखेंगे, किस तरीके से उसको बनाया गया है, क्या रीजंस थे उसको बनाने के वो हम देखेंगे, क्या क्या फीचर्स है उसको वो हम देखेंगे। इसके अलावा फैमिली कोर्ट कब बनाया गया था, अगेन क्या रीजंस थे इसको बनाने के, तो वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो में इसको कवर करेंगे। लोक अदालत की जैसे कि हम बात कर रहे थे कल कि यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा कि बहुत से लोगों को जो है बेसिकली डाउट आ रहा था, तो मैं इस चीज़ को एक बार फिर से आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मान लेते हैं, अगेन मैंने जो कल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट के बारे में बताया था कि अगर मान लेते दो पर्सनस के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में अगर मान लो क्लेम किया जाता है कि भाई ये ओनरशिप जो है पर्टिकुलर लैंड की मेरे पास है, कोई कहता नहीं मेरे पास है, तो इस केस में अगर मान लो ऐसा कोई डिस्प्यूट लोक अदालत के पास आता है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दोनों पार्टीज़ को जो है यहाँ पे बोला जाएगा कि जो भी आपके पास विटनेसेस हैं, यानी पार्टी ये बोलेगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है मेरी है, पार्टी भी को मानना है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो मेन चीज़ ये है कि जब लोक अदालत के पास ये केस आएगा तो लोक अदालत जो है बेसिकली सम्मन करने को बोलेगा विटनेसेस को, और विटनेस के तौर पे जो है नेबर्स को बुलाया जा सकता है, बिकॉज नेबर्स को पता है कि भाई असलियत क्या है। कोई भी सर्वे जिसने कंडक्ट किया हो उसको बुलाया जा सकता है, ताकि वो कहीं ना कहीं टेस्टिफाई करे अबाउट द लैंड हिस्ट्री, यानी उस पर्टिकुलर लैंड की क्या हिस्ट्री रही है, कौन यहाँ पे पहले रहता था, कौन किसकी ये प्रॉपर्टी थी, तो वो सब जानने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी लोक अदालत के द्वारा। ठीक है। और साथ ही साथ दोनों ही पार्टीज़ को बोला जाएगा कि जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपने अपनी तरफ से आप लेके आइए, सो दैट आपका जो क्लेम है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कोई डीड अगर आपके पास है, कोई लैंड रिकॉर्ड है, तो उसको आप कहीं ना कहीं सबमिट कीजिए। इसके बाद देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ लेंदी ओरल टेस्टमनी, यानी जो एक लेंदी ओरल टेस्टमनी आपको नॉर्मल कोर्ट के केसेस में आपको देखने को मिलती है, तो वो चीज़ों को यहाँ पे अवॉइड किया जाएगा। एंड नॉर्मली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टी सबमिट कर सकते हैं अपनी एफिडेविट को। एफिडेविट में क्या होता है कि आपको ओरल टेस्टमनी के बजाय आप यहाँ पे अगर लिखित में कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट के सामने या फिर जो नोटरी ऑफिस है वहाँ पे बैठ के कुछ लिख के कहीं ना कहीं वहाँ पे साइन करके अगर इस चीज़ को एफिडेविट के फॉर्म में सबमिट करते हैं तो उसकी भी उतनी वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रोसीजर काफ़ी रिलैक्स कर दिए गए हैं लोक अदालत के अंदर, कि इंस्टेड ऑफ लेंदी ओरल टेस्टमनी पार्टीज़ को सबमिट करना पड़ेगा एफिडेविट एक्सप्लेनिंग देयर साइड ऑफ द स्टोरी, यानी जो भी वो अपनी अपनी स्टोरी बना के बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा है, या फिर पार्टी भी बोल रहे हैं नहीं ये मेरा लैंड है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें एफिडेविट के थ्रू अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। एंड बेस्ड ऑन दीज एविडेंसेज, यानी जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, जो भी एफिडेविट सबमिट किया है, जो भी विटनेसेस आए हैं, उन सब के बेसिस पे जो लोक अदालत है कहीं ना कहीं फेयर रेजोल्यूशन के बिहाफ पे पहुंचेगी एंड दे प्रोवाइड अ प्रोलॉन्ग्ड कोर्ट प्रोसीडिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पे अवॉइड किया जाएगा। ठीक है। और जो भी फेयर रेजोल्यूशन यहाँ पे निकाला जाएगा लोक अदालत के द्वारा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ के बीच पर, उनके रिलेटेड कोई भी अपील जो है फर्दर किसी कोर्ट में नहीं डाली जा सकती है। तो आई एम श्योर आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज हम बेसिकली परमानेंट लोक अदालत को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें परमानेंट लोक अदालत, तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है आपका 1987, इसको अमेंड किया गया था 2002 में एंड प्रोवाइड किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत बनाया जाएगा, जो स्पेसिफिकली डील करेगा विद द केसेस पर्टेनिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से वो डील करेगा। अब मेन चीज़ ये है कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो बेसिकली होती क्या हैं। ठीक है। बिकॉज अगर एक बार हमें पता चल जाए कि क्या है तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बेसिकली रेफर करता है कुछ एसेंशियल फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट सिटीजन्स जो है उसकी जो भी नीड्स है उसको कैटर किया जा सके। दैट्स वाई वो सर्विसेज जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले हम बात करें कुछ वाटर सप्लाई हो गया, इंश्योर दैट द एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर जो है हाउस होल्ड्स को मिलता है, दैट्स वाई वाटर सप्लाई किया जाता है, वो भी एक पब्लिक यूटिलिटी के अंदर आता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई की जाती है जो भी रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए। पोस्टल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बैंकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा एंड रेलवेज देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी पब्लिक यूटिलिटी के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको, सो दैट आपको बहुत ईजिली, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझने में ना क्लैरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है, एक रेजिडेंट यानी मान लो कोई भी पर्सन है जो रहता है, उसका जो है डिसएग्रीमेंट हुआ है, जो भी लोकल वाटर डिपार्टमेंट है उसके पर्टिकुलर एरिया में जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके थ्रू उसका जो भी मतलब डिसएग्रीमेंट हुआ है।
रिगार्डिंग द इरेगुलर वाटर सप्लाई, यानी वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका मानना है कि भाई ये जो आपका जो बेसिकली डिपार्टमेंट है ये रेगुलरली जो है पानी की सप्लाई नहीं करता। नॉर्मली क्या होना चाहिए, रेगुलर पानी आना चाहिए जो भी सप्लाई वाटर होता है, बट क्योंकि ये इरेगुलर वाटर सप्लाई कर रहा है, दैट्स वाई उनके बीच में जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा डिसएग्रीमेंट हो गया है। अब जो रेजिडेंट है बिलीव्स दैट दे आर नॉट रिसीविंग द एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर, जो एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर की जो फैसिलिटी है जो सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है वो तक हमें नहीं मिल रही है। वाइल अगर डिपार्टमेंट का बात करें कि जो डिपार्टमेंट है वाटर का वो क्लेम कर रहा है कि नहीं हम तो जो भी हमारा जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी रेजिडेंट है वो अप्रोच करेगा किसको, परमानेंट लोक अदालत को। यानी अब वो किसके पास जाएगा, इस पर्टिकुलर केस के लिए परमानेंट लोक अदालत के पास जाएगा, बिकॉज ये केस एक पब्लिक यूटिलिटी का है। और जो भी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपका देखने को मिलेगा परमानेंट लोक अदालत सेटअप है, उस पर्टिकुलर वहाँ पे जाके वो अपना केस जो है उसको वहाँ पे डालेगा। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे जो भी परमानेंट लोक अदालत है स्पेशलाइज है इन हैंडलिंग द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द पब्लिक यूटिलिटीज़ के केस में। तो यहाँ पे जो रेजिडेंट है फाइल करेगा एप्लीकेशन बिफोर द परमानेंट लोक अदालत एंड एक्सप्लेन करेगा क्या उसका इशू है। अब मेन चीज़ ये है कि जो आपका परमानेंट लोक अदालत है वो इंश्योर करेगा दैट कि जिसने कंप्लेंट फाइल की है दे फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंडर आ रही है नहीं आ रही, पहले तो वो चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका पब्लिक यूटिलिटी जो आपका परमानेंट लोक अदालत है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर केस को सुनेगा, दोनों ही पार्टीज़ के जो भी व्यू पॉइंट्स हैं उनको सुनेगा, चाहे वो रेजिडेंट की बात करें या फिर जो भी वाटर डिपार्टमेंट जो भी है, वाटर सेक्टर जो भी डिपार्टमेंट है उसकी बात, जो भी उसकी तरफ से जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उन सब की बातें, दोनों पार्टीज़ की बातों को यहाँ पे सुना जाएगा। एंड यहाँ पे आपका परमानेंट लोक अदालत एक कंसिलेटर की तरह काम करेगा एंड इंकरेज करेगा कि दोनों ही पार्टीज़ जो है कहीं ना कहीं फाइनल जो भी चीज़ें हैं अपनी अपनी जो भी ग्रीवांसेस है उसको यहाँ पे रखें एंड दे एक्सप्लोर द पॉसिबल सोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं निकाला जाए, सच एज एजुकेटिंग वाटर सप्लाई टाइमली। कि देखो सोल्यूशन यही हो सकता है कि जो भी देखो वाटर सप्लाई का इशू आ रहा है कि आप रेगुलर भेज रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं आप टाइमली भेजो, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ आ रहे हैं उनको एड्रेस करो जिसकी वजह से आप टाइमली नहीं भेज पा रहे हो। एंड देन म्यूचुअल एग्रीमेंट कह सकते निकाला जाएगा, यानी इफ़ द पार्टीज़ हैं दोनों पार्टीज़ अगर कॉम्प्रोमाइज़ में पहुंच जाती हैं तो जो आपका परमानेंट लोक अदालत है द रिकॉर्ड द एग्रीगेट जो भी एग्रीड टर्म्स होंगे उनको रिकॉर्ड करेगा। एंड फॉर इंस्टांस द वाटर डिपार्टमेंट में कमिट टू इम्प्रूविंग वाटर सप्लाई ड्यूरिंग द स्पेसिफिक आवर्स, कि हाँ भाई इस स्पेसिफिक आवर्स में हम जो है सप्लाई वाटर की रोज़ भेजा करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे दिन भर आपको पानी मिले। बट उसने क्या कहा कि हमको स्पेसिफिक आवर्स में कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को एग्री करते हैं कि हम वाटर की सप्लाई रखेंगे एंड द एग्रीमेंट बिकम्स बाइंडिंग होगा, इन्फोर्सेबल होगा, क्योंकि एक बार अगर आपने म्यूचुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो बाइंडिंग होगा और इन्फोर्सेबल भी होगा। एंड फाइनल डिसीजन में आपको देखने को मिलेगा इफ़ नो कॉम्प्रोमाइज इज रीच्ड, बिकॉज कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो इस केस में जो परमानेंट लोक अदालत है एडवाइस करेगा पार्टीज़ को कि टू सीक लीगल जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो रेगुलर कोर्ट है वहाँ पे जाके अपना केस फाइल कर सकते हो। बिकॉज देखो अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है परमानेंट लोक अदालत अपना जजमेंट देता, अपना डिग्री देता और फाइनली वो इम्प्लीमेंट किया जाता। बट क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है तो वो फाइनली उनको एडवाइस कर सकते हैं कि जो भी रेगुलर कोर्ट है वहाँ पर आप अपना जो भी लीगल एडवाइसेस लेनी है आपको, जो भी इसका बेसिकली जस्टिस चाहिए वहाँ पे आप कर सकते हो। एंड जो परमानेंट लोक अदालत इंश्योर दैट द जस्टिस इज एक्सेसिबल हो विदाउट अननेसेसरी डिले यहाँ पे ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो आपका रीजंस है यहाँ पे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत की क्या क्या रीजंस है। पहले हम बताया जा रहा है कि द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 वॉज इनेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट द लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग द फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एंड टू इंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटीज़ जो है फॉर सिक्योरिंग द जस्टिस वर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटी। ठीक है, नहीं किसी भी इकोनॉमिक रीज़न की वजह से, किसी भी अदर डिसेबिलिटी के केसेस के रीज़न की वजह से किसी भी सिटीज़न को एक जस्टिस से डिनाई नहीं रखा जा सकता। ये चीज़ कहीं ना कहीं इंश्योर करवाई जाएगी इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखी जाएगी। एंड बोला जा रहा है किस तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा लोक अदालत को टू इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट करे जस्टिस को ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, द सिस्टम ऑफ लोक अदालत विच इज़ इनोवेटिव मैकेनिज्म है फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का हैज़ प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन अ स्पिरिट ऑफ कंसिलिएशन आउटसाइड द कोर्ट। यानी कोर्ट के बाहर किस तरीके से आप कंसिलिएशन के थ्रू, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज़ के यहाँ पे, क्योंकि कोई विनिंग नहीं होता कोई लूज़र नहीं होता, तो यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाता है कोर्ट के बाहर।
हाउएवर मेजर ड्रॉबैक, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि एक मेजर ड्रॉबैक देखने को मिलेगा इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत अंडर दी सेड एक्ट इज दैट द सिस्टम ऑफ लोक अदालत इज मेनली बेस्ड ऑन द कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी। यानी एक लोक अदालत अच्छे से काम तभी कर पा रहा है जब दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, दोनों पार्टीज के बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, सेटलमेंट हो रही है। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों पार्टीज जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने से कहीं ना कहीं मना कर दे, या फिर उनके बीच में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट है, वो ना हो पाए। इफ़ द पार्टीज डू नॉट अराइव एट एनी कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, द केस इज आइदर रिटर्न टू द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जहाँ से वो पर्टिकुलर केस बेसिकली पेंडिंग पड़ा था उसी कोर्ट में वापस भेज दिया जाएगा, या फिर जिस भी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में वो केस था, बट क्योंकि वो प्री लिटिगेशन स्टेज पे था तो वापस से उसी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में चले जाएगा। बिकॉज क्योंकि ये नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज़ या फिर मीडिएशन के थ्रू तो नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई अब कोर्ट ही जो है इसका फैसला करेगी, ये सोच कर जो है पार्टीज़ को वहाँ पे रिटर्न कर दिया जाता है केस को। और द पार्टीज आर एडवाइज टू सीक रेमेडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, या तो पार्टीज को खुद एडवाइस कर दिया जाता है कि देखो आप कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करो, दैट्स वाई आप इस पर्टिकुलर कोर्ट में जाके जो भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपना केस फिर से फाइल करके इस कोर्ट में जो भी आपको जस्टिस चाहिए वो आप ले सकते हो। दिस कॉजेज अननेसेसरी डिले इन द डिस्पेंशन ऑफ द जस्टिस। ठीक है, तो यानी ये सब चीज़ें करने से क्या होगा, एक अननेसेसरी डिले आएगा। इफ द लोक अदालत आर गिवन पावर टू डिसाइड द केसेस ऑन द मेरिट इन केस parties fail to arrive at any compromise or settlement, this problem can be tackled to a great extent। यानी कि अगर अपने लोक अदालत के पास एक पावर दे देती जहाँ वो मेरिट के बेसिस पे जो है पार्टीज़ के जो भी डिसीजन हैं उनको सॉल्व करता, तो ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं हम टैकल कर पाते। बट आपको देखने को मिलेगा इस तरह की चीज़ें अभी उतनी तरीके से हो ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई अब मेन चीज़ है कि मेरिट होता क्या है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका परमानेंट लोक अदालत है दे हैव अ रेसिडुअरी जुरिसडिक्शन आती है बियॉन्ड दैट ऑफ रेगुलर लोक अदालत, यानी लोक अदालत के पास जो पावर नहीं है वो आपका परमानेंट लोक अदालत के पास देखने को मिलेगी। बिकॉज दे कैन डिसाइड डिस्प्यूट इवन इफ पार्टी फेल्स टू रिजॉल्व देम आफ्टर कंसिलिएशन, यानी आफ्टर कंसिलिएशन के द्वारा भी अगर पार्टी कहीं ना कहीं अपने केस को रिजॉल्व नहीं करे उस केस में जो है किस तरीके से वो उस पर्टिकुलर डिसीजन दे सकता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे हम ये बात करें तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि लीगल बेसिस यहाँ पे कहाँ से मिल रही है। तो आपका जो सेक्शन 22 है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, वो ग्रांट करता है, उसको ये अथॉरिटी देता है कि अगर पार्टीज जो है कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं कर पा रही तो किस तरीके से वहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा परमानेंट लोक अदालत के द्वारा। ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो फॉरम होता है इनका मेन एम यही है कि किस तरीके से स्पीडी तरीके से और कॉस्ट इफेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, अवॉइडिंग द लेंथी लिटिगेशन को अवॉइड करके। परमानेंट लोक अदालत फॉलो करता है स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को टू इंश्योर द फेयरनेस एंड एफिशिएंसी को। अब डिसाइडिंग डिस्प्यूट ऑन मेरिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि व्हेन अ डिस्प्यूट कम बिफोर अ परमानेंट लोक अदालत, तो यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे किए जाते हैं। पहला द रिटन स्टेटमेंट होता है, यानी ईच पार्टी सबमिट करता है रिटन स्टेटमेंट को जहाँ पे डिटेलिंग होती है फैक्ट्स की, चीज़ें की, जो भी फैक्ट्स वगैरह इन्वॉल्व है उसको डिटेल में लिखा जाता है। नेचर क्या है डिस्प्यूट का, किस पॉइंट के ऊपर जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टी का इशू आ रहा है वो पॉइंट मेंशन किया जाता है। सपोर्टिंग ग्राउंड्स क्या है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। एंड पार्टी कैन ऑल्सो अटैच कर सकता है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और जो भी एविडेंसेस उसके पास है वो चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। फिर यहाँ पे असेसमेंट होता है। सेकंड स्टेप होता है असेसमेंट करना, यानी परमानेंट लोक अदालत जो एग्जामिन करती है स्टेटमेंट एंड एविडेंसेस को बोथ दी साइड्स के द्वारा जो भी स्टेटमेंट्स दी गए इनको एग्जामिन करने का काम होता है। थर्ड होता है इम्पार्शियल डिसीजन लेना, यानी कि बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द केस द लोक अदालत जो है इम्पार्शियल डिसीजन लेती हैं, जो डिसीजन होगा बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ के ऊपर, सिमिलर टू अ कोर्ट जजमेंट। Further, the cases which arise in relation to public utility service such as Mahanagar Telephone Nigam Limited है, Delhi Vidyut Board etc. need to settle urgently so that the people get justice without delay even at pre-litigation stage, and thus most of the petty cases which ought not to go in the regular court would be settled at the pre-litigation stage itself, which would result in reducing the workload of regular court or to a great extent। यानी कि जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि अगर मान लो इस तरीके का मान लो किसी भी रेजिडेंट को अगर वाटर सप्लाई से कोई भी इशू है, अगर ऐसा केस कोई नॉर्मल कोर्ट में जाएगा तो आपको देखो कितने ज़्यादा तो टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व होने में। तो ऐसे पर्सन को ऐसी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है कि रेगुलर जो वाटर सप्लाई यहाँ पे किया जा रहा है, यानी जो वाटर डिपार्टमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं पानी सप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से हर एक पर्सन को कितना ज़्यादा डेली लाइफ में जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे केसेस के लिए जो है आप एक ऐसी अथॉरिटी बनाओ
जो पर्टिकुलरली इन केसेस के से जो है डील करती है, और ऐसे केस जो भी आएंगे उन्हें टाइमली जो मैनर में जो है डिस्पोज किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि जो भी चीज़ें हैं वो परमानेंट जो है रिजॉल्व कर दी जाए, एंड दोनों पार्टीज़ के द्वारा जो भी सर्वसहमति से चीज़ें वहाँ पे हो जाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, इट इज़ देयरफॉर प्रपोज टू अमेंड द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 को प्रपोज किया गया कि इसको अमेंड करना चाहिए टू सेटअप परमानेंट लोक अदालत बनाया गया फॉर प्रोवाइडिंग द कंपल्सरी प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म फॉर कंसिलेशन एंड सेटलमेंट ऑफ केसेस रिलेटेड टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि अगर इस तरीके से अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट आता है तो डायरेक्टली आप जो है इस परमानेंट लोक अदालत के पास जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको रेगुलर कोर्ट्स जाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बनाए इसलिए गए हैं ताकि इन पर्टिकुलर सर्विसेज को डील करने के लिए, ताकि वो सॉल्व हो सके टाइमली। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है द साइलेंट फीचर्स ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत। पहला, द परमानेंट लोक अदालत शुड कंसिस्ट करते चेयरमैन हु इज़ हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है वो, या फिर कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, या फिर वो जुडिशियल ऑफिसर हो हायर इन द रैंक देन द डिस्ट्रिक्ट जज, एंड डिस्ट्रिक्ट जज से हायर रैंक पे होना चाहिए वो, उसको एज अ चेयरमैन के तौर पे जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। एंड इसके अलावा 2 अदर पर्सनस होंगे जिनके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के ऊपर, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होगा, दैट्स वाई वो उसको जल्दी जो है सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि द परमानेंट लोक अदालत शैल एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया ऑफ पैसेंजर ऑफ गुड्स बाय एयर, यानी अगर मान लो एयर के थ्रू अगर मान लो ट्रैवल कर रहे हैं, रोड के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, वाटर के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, तो उस दौरान जो भी सर्विसेज जो उन्हें मिल रही है, अगर मान लो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई पैसेंजर, तो उस प्रॉब्लम को रिलेटेड वो इस परमानेंट लोक अदालत के अंदर आ सकता है। इसके अलावा मान लेते हैं पोस्टल सर्विसेज है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन सर्विसेज होगा, सप्लाई ऑफ पावर है, लाइट है, वाटर है टू द पब्लिक बाय एनी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो है सप्लाई किया जा रहा है। पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन हो गया, सर्विसेज इन हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया। तो यानी वो सारी सर्विसेज जो कहीं ना कहीं डेली मर्रा के टाइम पे उनको यूज़ किए जाते हैं, जो बेसिक नीड्स है एक आपके सिटीजन्स की, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, उन सर्विसेज के दौरान अगर कोई भी दिक्कत फेस कर रहा है कोई भी सिटीज़न, तो उसके रिगार्डिंग वो परमानेंट लोक अदालत पे अपना एप्लीकेशन डाल सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रिकनरी जो जुरिसडिक्शन है परमानेंट लोक अदालत का वो कितनी वैल्यू तक का है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रिकनरी जुरिसडिक्शन है परमानेंट लोक अदालत का शेल बी अप टू ₹10 लाख की बात की जा रही है। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्रीज द सेड प्रिकनरी जुरिसडिक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो इंक्रीज़ कर सकती है। एंड अकॉर्डिंगली 2015 पे देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को जो है रेज कर दिया, दैट इज़ अप टू 1 करोड़, यानी 1 करोड़ तक की अगर कोई भी अमाउंट या कोई भी केसेस होंगे यहाँ पे, तो उस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा परमानेंट लोक अदालत के द्वारा। द परमानेंट लोक अदालत शैल हैव नॉट जुरिसडिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ, यानी किसी लॉ के द्वारा अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि नॉन कंपाउंडेबल है, तो वो ना ही लोक अदालत भी नहीं सुनता, और परमानेंट लोक अदालत भी आपको देखने को मिलेगा वो चीज़ें नहीं सुनता। Before the dispute is brought before any court, any party have to dispute may have application to the permanent lok adalat for settlement of the dispute. After application is made to the permanent lok adalat, no party of that application shall invoke jurisdiction of any court in the same dispute. यानी कि अगर मान लो कोई भी ऐसी कोई भी डिस्प्यूट है जो कि कोर्ट के सामने आ रहा है, तो उस टाइम पे अगर मान लो कोई भी पार्टी, ठीक है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए एक एप्लीकेशन डालती है परमानेंट लोक अदालत के अंदर कि भाई ये जो पर्टिकुलर केस है वो मुझे परमानेंट लोक अदालत से ही सॉल्व करवाना है। तो एक बार अगर आपने एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है, तो एप्लीकेशन डालने के बाद फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी फिर उसके बाद कोई भी पार्टी जो है इस तरीके से एप्लीकेशन डाल के उस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन को जो है इन्वोक नहीं कर सकती, ठीक है, एनी कोर्ट, यानी किसी पर्टिकुलर कोर्ट में जाके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाल के उस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन को इन्वोक नहीं कर सकती, ठीक है, इन सेम डिस्प्यूट केस में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि वेयर इट अपेयर्स टू द परमानेंट लोक अदालत देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट होगा विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, मतलब ये चीज़ें जो है सेटलमेंट के लिए जो ये चीज़ें जो है डिसाइड की जाएंगी कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाना है, तो वो जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो पार्टी एक्सेप्ट करती है तो सही है, नहीं करती तो हम देखें किस तरीके से होता है। इट फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट, यानी जो टर्म्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे डिसाइड करवाई जाएंगी, एंड सबमिट देम टू द पार्टीज़ फॉर देयर ऑब्जर्वेशन,
यानी कि दोनों ही पार्टी के द्वारा जो भी ग्रीवांसेस थे उनको देखा गया, जो भी एविडेंसेस थे उनके ऊपर जो इवैल्यूएशन किया गया, फाइनली जो है परमानेंट लोक अदालत जो भी पॉसिबल टर्म्स हैं कि भाई तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यानी अगर हम बात करें वाटर से रिलेटेड, तो अगर जो रेजिडेंट और जो आपका जो वाटर डिपार्टमेंट था उनको कहीं ना कहीं जो है सॉल्व करवाने के लिए देखने को मिला कि किस तरह के टर्म्स बना सकते हैं कि ठीक है आप रेगुलर बेसिस पे पानी को सप्लाई कीजिए, बट एक आवर्स फिक्स कर दीजिए ताकि उस पर्टिकुलर आवर्स के बीच में ही आप जो है पानी को सप्लाई करवाएंगे हर एक घरों में, और साथ ही साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चाहिए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप बना दीजिए। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं, ठीक है, और सेटलमेंट करवाने के लिए जो भी टर्म्स वगैरह होंगे उन्हें फॉर्मुलेट किया जाएगा और दोनों ही पार्टीज़ के सामने उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया जाएगा। इन केस अ पार्टी रीच एन एग्रीमेंट कि हाँ वो मान लाती हैं कि हाँ ये जो भी टर्म्स हैं उस पर हम खड़े उतरते हैं और उसको हम फॉलो करेंगे, तो उस केस में देखने को मिलेगा जो परमानेंट लोक अदालत है वो एक पास करेगी अपना एक अवार्ड, ठीक है, कि हाँ भाई ये चीज़ें मान ली गई हैं एंड फाइनली वो अपना जजमेंट दे देगी। इन केस अगर पार्टी जो है मानती नहीं है, यानी कोई भी पर्टिकुलर एग्रीमेंट में नहीं पहुंचता, ठीक है, यानी इन केस पार्टीज टू द डिस्प्यूट फेल रीच टू एन एग्रीमेंट द परमानेंट लोक अदालत शैल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन अ मेरिट बेसिस पर फिर डिसाइड करेगी, ठीक है। यानी जो भी पर्टिकुलर एविडेंस मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें उनके पास अभी एक्चुअल में प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे वो अपना कॉमन सेंस लगा के, अपना जो भी एक्सपर्टीज़ लगा के, जो भी एक फाइनली जो एक कंक्लूजन पॉइंट में जो उतरना है, तो वो उस बेसिस पे जो है कहीं ना कहीं इस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाया जाएगा। एवरी अवार्ड मेड बाय द परमानेंट लोक अदालत शुड बी फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा पार्टीज के ऊपर, एंड शेल इट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स कंस्टिट्यूटिंग द परमानेंट लोक अदालत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परमानेंट लोक अदालत फिनिश होता है। बहुत ही छोटा था, बट एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी किस तरीके से इस पर्टिकुलर एक्ट में जब अमेंडमेंट की गई, यानी आपका जो लीगल सर्विस एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करने के बाद आपको परमानेंट लोक अदालत के अंदर एक नया फीचर देखने को मिला कि अगर इनकेस अगर पार्टी मानती भी नहीं है, यानी फाइनली उनका एग्रीमेंट नहीं होता, तो उस केस में भी वो मेरिट के बेसिस पे अपना डिसीजन दे सकती है परमानेंट लोक अदालत। ये पावर कहीं ना कहीं उसको मिल गई थी। अब हम बात करते हैं फैमिली कोर्ट की। तो देखने को मिलेगा कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1984 का, उसके थ्रू जो है इनेक्ट किया था, प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट बनाया जाएगा विद अ व्यू टू प्रमोट कंसिलेशन एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द मैरिज एंड फैमिली अफेयर। यानी मैरिज और फैमिली से रिलेटेड कोई भी अगर मानो डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए स्पेसिफिक बॉडी बनाई जाएगी, जैसे जो हम कह सकते हैं फैमिली कोर्ट बनाया जाएगा, जहाँ पे वो पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ बैठेगी जो कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर मैटर को डील करने के लिए एक्सपर्टाइट हैं। एंड और यहाँ पे बेसिकली कोशिश की जाएगी कि ऐसे मैटर्स काफ़ी रिलैक्स तरीके से सॉल्व करें, बिकॉज फैमिली की जब भी बात आती है तो आप वहाँ पे हार्श तरीके से उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों ही परिवार हो गए या फिर दोनों ही जो स्पाउसेस हैं उनके बीच में जो रिलेशन है, सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि रिस्टोर करवाए जा सके। अगर रिलेशन रिस्टोर नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे चीज़ों को फाइनलाइज किया जा सके जहाँ पे दोनों ही एग्री हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के जो है फैमिली कोड बनाया गया था। द रीज़न फॉर स्टैब्लिशमेंट अगर देखें क्यों बनाया गया था, तो सेवरल एसोसिएशन जो थी वुमेंस की, अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इंडिविजुअल्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अर्ज किया है टाइम टू टाइम कि अगर इस तरीके से जो है फैमिली कोर्ट होने चाहिए ताकि वो फैमिली की जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकें। एंड एम्फेसाइज क्या कहता है, शुड बी लेड ऑन द कंसिलेशन के बेसिस पर होना चाहिए, एंड अचीविंग सोशली डिजायरेबल रिजल्ट हो, एडहेरेंस टू रिजिड रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंसेज शुड बी एलिमिनेटेड। यानी अगेन वही चीज़ बोली जा रही है कि जो भी एविडेंसेज है, जो भी प्रोसीजर, उनको यहाँ पे रिलैक्स कर दिया जाए एंड उस बेसिस पे यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करना ज़रूरी है। द लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 59th रिपोर्ट 1974 में, उसने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया है इस चीज़ के ऊपर कि ऐसे जो डिस्प्यूट होते हैं कंसर्निंग टू द फैमिली, द कोर्ट आउट टू अडॉप्ट अप्रोच रेडिकली डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द अडॉप्टेड इन ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीडिंग के लिए। यानी कोई भी ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीडिंग के टाइम पे जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करते हो, जो भी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हो, वहाँ पे फैमिली कोर्ट को में यानी फैमिली ट्रीट से रिलेटेड कोई भी केसेस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी है। And it should be make reasonable effort at settlement before the commencement of the trial. The Code of Civil Procedure was amended किया गया 1976 में to provide for a special procedure to be adopted in suit or proceeding related to the matters concerning with the family। यानी फैमिली से रिलेटेड कोई भी मैटर्स अगर आते हैं तो उसके लिए जो है स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड को अमेंड किया गया था और एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है उन केसेस को सॉल्व करने के लिए जो कहीं ना कहीं फैमिली मैटर से जो है डील करते हैं।
However, not much use has been made by the court in adopting the conciliation process, and the court continued to deal with the family dispute in the same manner as other civil matters, and the same advisory approach prevails. The need was therefore felt in the public interest to establish family court for speedy settlement of family disputes. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भले ही सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो है बेसिकली अमेंडमेंट करके एक स्पेशल प्रोसीजर यहाँ पे बनाया गया था, बट फिर भी देखने को मिलेगा इसका कुछ स्पेशल यूज़ जो है नहीं देखने को मिला कोर्ट्स के अंदर। यानी जिस तरीके से कंसिलेटरी प्रोसीजर के थ्रू जो है फैमिली के डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात की जा रही थी ऑर्डनरी कोर्ट के अंदर, क्योंकि तो ऑर्डनरी सबसे पहले जो डिस्प्यूट थे ना वो आपके जो बाकी के जो कोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे आते थे। तो वहाँ पे बोला जाता था, क्योंकि ये चीज़ अमेंड कर दिया गया था कि भाई आपको स्पेशल प्रोसीजर यूज़ करना है, बट फिर भी देखने को मिलेगा कोर्ट जो है कंटिन्यूसली डील कर रहे थे ऐसे फैमिली डिस्प्यूट को इन द सेम मैनर एज दी अदर सिविल मैटर्स। यानी बाकी जो सिविल मैटर्स में जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है उन्हीं मैटर्स में जो है उन्हें देखने को मिलेगा उसी प्रोसीजर को आप फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से देखने को मिलेगा काफ़ी एडवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी और टाइम से आप डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वाई मेन रीज़न ये भी निकल के आया कि आप फैमिली कोर्ट को बनाना चाहिए सो दैट एक स्पीडी तरीके से जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। देयरफॉर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड रीजनिंग फॉर सेटिंग अप द फैमिली कोर्ट वो क्या थी? पहला, टू क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड कोर्ट होगा जो एक्सक्लूसिवली डील करेगा सिर्फ और सिर्फ फैमिली मैटर्स के ऊपर, सो दैट सच अ कोर्ट में हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज होगी उनके पास टू डील विद दीज केसेस expeditiously, and thus experience and expeditious disposal are two main factors थे इस सबको बनाने के लिए। कि मेन चीज़ क्या है कि एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए जो इन पर्टिकुलर डिस्प्यूट को हैंडल कर सकें अच्छी तरीके से, जो है कहीं ना कहीं इसको सॉल्व आउट कर सकें, एंड बहुत ही तेज़ी से जो है ऐसे केसेस जो है सॉल्व होने चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। टू इंस्टीट्यूट अ मैकेनिज्म फॉर कंसिलेशन द डिस्प्यूट रिटेन फैमिली, प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव रेमेडी प्रोवाइड करनी है आपको, यानी कोई पैसा वैसा नहीं लेना है। टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होना चाहिए इन कंडक्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मैटर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं फैमिली से रिलेटेड। अगर यहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाओगे, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करोगे, तो जो भी जो है आप कह सकते हैं रिलेशंस हैं दोनों पार्टीज़ के बीच वो कहीं ना कहीं वापस से रिस्टोर होने में फिर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मैकेनिज़्म के थ्रू, फैमिली कोर्ट के थ्रू ये सब चीज़ें इंश्योर करवाई जा सके कि एक तो टाइम से हो, ठीक है, जो भी कंसिलेशन की जो भी मैकेनिज़्म है उसके थ्रू किया जा सके, टाइम से हो, फ्लेक्सिबल यहाँ पे होना चाहिए प्रोसीजर को, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर को यहाँ पे बनाए रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइलेंट फीचर्स क्या है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की। पहला बताया गया है कि इट प्रोवाइड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, ठीक है, क्योंकि फैमिली कोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी टू ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप एन फैमिली कोर्ट इन एवरी सिटी और टाउन विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन। यानी ऐसी कोई टाउन का एरिया है, ठीक है, या फिर ऐसी कोई सिटी जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना, ऐसी कोई सिटी, ऐसा कोई टाउन जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड कर रही है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट को स्टैब्लिश करेगी। बिकॉज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर उस पर्टिकुलर सिटी और टाउन के अंदर है तो ऑब्वियसली बात है फैमिली से डिस्प्यूट होंगे, तो वहाँ पे जो है सेटअप करना बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। Next, it enables the state government to set up a family court in other areas also if they deem it necessary। अगर मान लो कोई और एरिया है तो वहाँ पे भी उसको सेटअप कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि कहाँ पे उसको नेसेसरी लगेगा उसको सेटअप करेगी। इट एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द फैमिली कोर्ट इन द मैटर्स रिलेटेड टू। कौन कौन से मैटर्स का जो है जुरिडिक्शन फैमिली कोर्ट के अंदर आता है? सबसे पहले हम बात करें मैट्रिमोनियल रिलीफ है, इंक्लूडिंग न्यूलिटी ऑफ मैरिज, जुडिशल सेपरेशन करना है, डिवोर्स वगैरह के केसेस हो गए, रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, डिक्लेरेशन एज टू वैलिडिटी ऑफ मैरिज, ठीक है, मैट्रिमोनियल स्टेटस क्या हो गया, ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ स्पाउस, ठीक है, और ऑफ आइदर ऑफ देम, डिक्लेरेशन एज ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन कि कितना लेजिटिमेट है, गार्डियनशिप जो है पर्सन की कहाँ जाएगी, कस्टडी किसके पास होगी माइनर की, मेंटेनेंस क्या होगा वाइफ का, ठीक है, चिल्ड्रंस का, पेरेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें जो ऐसे मैटर्स को फैमिली कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है मेक इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द फैमिली कोर्ट टू एंडेवर इन द फर्स्ट इंस्टांस टू इफेक्ट एंड रिकन्सिलिएशन और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी ऑफ फैमिली डिस्प्यूट। यानी फर्स्ट इंस्टांस में आपको क्या कोशिश करनी है कि आप रिकन्सिलिएशन के थ्रू जो है डिस्प्यूट को सॉल्व करो। ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रोसीडिंग विल बी इनफॉर्मल रखना, रिजिड रूल्स जो होंगे उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इट प्रोवाइड फॉर द एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसीज यहाँ पे होंगी, कंसिलर यहाँ पे होंगे एंड काउंसलर्स बेसिकली यहाँ पे होंगे। एंड ड्यूरिंग कंसिलिएशन स्टेज ऑल्सो टू सिक्योर द सर्विस ऑफ मेडिकल एंड वेलफेयर एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। बिकॉज देखो सोशल वेलफेयर के लोग हैं, काउंसलर्स यहाँ पे हैं, मेडिकल जो एक्सपर्ट है, वेलफेयर एक्सपर्ट है, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी होती है? बिकॉज जो फैमिली डिस्प्यूट होता है वहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो किस तरह से लोग मेंटली कितना ज़्यादा हैरास हो रखे होते हैं। अगर मान लो वुमेन है, उसके साथ कुछ हैरासमेंट हो तो मेंटली कितना ज़्यादा वो हैरास हो रखी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे में जो भी मेडिकल एक्सपर्ट है वहाँ पे प्रेजेंट हो, कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉब्लम है उनको वो समझ पाए, ठीक है। तो इससे ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। इट प्रोवाइड दैट द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट बिफोर अ फैमिली कोर्ट शैल नॉट बी इंटाइटल एज ऑफ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। अब कोई भी पार्टी अगर यहाँ पे फैमिली कोर्ट के अंदर आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको अपने साथ में लॉयर लाना ज़रूरी है। तो नॉर्मली क्या होता है, आप लॉयर के थ्रू जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर अपना केस फाइल करते हो, वहाँ पे फिर वो लॉयर को जो है कहीं ना कहीं वो लीगल टर्म्स वगैरह पता होती है, क्या क्या एक्शन लगने वाले, क्या क्या होगी वो चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि लॉयर ही वो चीज़ समझ पाता है कौन कौन से एक्ट के थ्रू आपको क्या से कहाँ बेल मिल सकती है या फिर कहाँ पे आपको बचाया जा सकता है, किस एक्ट के थ्रू जो है सामने वाले एक्यूज पर्सन को जो है जेल हो सकती है। तो वो सब चीज़ों से पता होते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ इंश्योर करवाई जाती है कि अगर मान लो अगर आप बिना, आपके पास कोई लॉयर नहीं है तो उसके बिना भी आप दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपने बिहाफ पे यानी खुद से जो है अपना केस यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। हाउ द कोर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सीक असिस्टेंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट एज एमिकस क्यूरे। यानी अगर आपको फिर भी अगर कोई लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। बट अगर कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, कोई लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है मिल रहा है, तो उस केस में भी क्या बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा वो नहीं है कि कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको यहाँ पे लॉयर के थ्रू ही आना है। बिना लॉयर के थ्रू भी अपना केस को प्रेजेंट कर सकते हो जजेस के सामने। इट सिम्प्लीफाइज द रूल्स ऑफ एविडेंस को, जैसे कि हमने बात किया, सिम्प्लीफाई कर दिया था। एंड द प्रोसेस सो एज टू एनेबल अ फैमिली को टू डील विद इफेक्टिवली विद द डिस्प्यूट। इट प्रोवाइड फॉर ओनली वन राइट ऑफ अपील विच शेल बी टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि लोक अदालत में कोई भी अपील आप नहीं डाल सकते। यानी एक बार लोक अदालत ने जो भी म्यूचुअली आपने चीज़ों को एग्रीमेंट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, तो उस बेसिस पर अगर मान लो कोई भी जजमेंट दिया है तो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, कोई अपील उस पर नहीं होगी। सिमिलरली अगर बात करें परमानेंट लोक अदालत का जो भी केस होता है बाइंडिंग होता है, उसमें भी फर्दर अपील नहीं होती। बट फैमिली कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक बार आपको अपील का राइट दिया गया है, वो भी इन केस ऑफ हाई कोर्ट। यानी अगर फैमिली कोर्ट के द्वारा कोई भी डिसीजन यहाँ पे दिया गया है तो उसकी एक अपील सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट पर डाले जा सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। बिकॉज अगेन यहाँ पे एक चांस दिया जा रहा है कि अगर मान लो कुछ ऐसा डिस्प्यूट है फैमिली का, तो उनको एक चांस दिया जा रहा है कि आप वहाँ पे फर्दर अपील के तौर पर जो जस्टिस ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका फैमिली कोर्ट भी का फिनिश हो जाता है। छोटा सा ही टॉपिक थे ये, तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई हों। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपना डाउट क्लियर ज़रूर करना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ें आप जो है याद रखो, और याद तभी हो सकती है जब आपका कंसेप्चुअली वो चीज़ क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।